कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि न केवल अंतरिक्ष में अनेकों ब्रह्मांड मौजूद हैं, बल्कि उनके मुताबिक हर संभव ब्रह्मांड को मौजूद होना चाहिए। हो सकता है हमसे मिलते जुलते लोग, हमसे मिलता जुलता जीवन, हमसे मिलती जुलती दुनियाओं में गुजार रहे हों। ये नतीजा हैरान कर देने वाला हो सकता है। अब जबकि हमारे पास इन्फ्लेशन से जुड़ा इतना दमदार सबूत है, तो वक्त है कि हम मल्टीवर्स जैसे आइडिया को गंभीरता से लें। ये ब्रह्मांड 1 सेकंड के 1 खरबवें के 1 खरबवें के 1 खरबवें हिस्से जितना पुराना है। इसका तापमान है 1000 खरब डिग्री। ये नवजात ब्रह्मांड प्रकाश की गति से भी कहीं तेजी से इन्फ्लेट करता है। ये ऊर्जा की विशाल मात्रा स्पेस में झोंक देता है, लेकिन कॉस्मोस का आकार अब भी एक बेसबॉल के बराबर ही है। इन्फ्लेशन के मुताबिक बहुत थोड़े वक्त के लिए खाली स्पेस ऊर्जा से भर जाता है और पता चलता है कि ब्रह्मांड स्पेस में ऊर्जा को झोंकता जाता है ताकि हम जो कुछ देखते हैं वो बन सके। तो कुछ नहीं से बहुत कुछ बन जाता है और इस दौरान फिजिक्स के नियम भी नहीं टूटते। ये तो लगभग एक जादू है, लेकिन अहमियत इसी की है, लगभग। फिजिक्स के नियम इसकी इजाजत देते हैं। इन्फ्लेशन के खत्म होने पर अब तक की सबसे जबरदस्त चमक कॉस्मोस को रेडिएशन से भर देती है। ब्रह्मांड अपने पहले सेकंड के दौरान बहुत ज्यादा गर्म और सघन था। आप उसे ऊर्जा का एक गोला कह सकते हैं। आप ऐसी जगह खड़े नहीं होना चाहेंगे, आप फौरन भाप बनकर उड़ जाएंगे। इस वक्त सब कुछ प्रकाश की गति से चल रहा होता है। रेडिएशन से भरा ये ब्रह्मांड हमारे आज के ब्रह्मांड जैसा नहीं था। इसमें काफी मटेरियल भरा हुआ था। क्योंकि ये इतना गर्म था, इसलिए एटम नहीं थे, मैटर नहीं था। ब्रह्मांड में तो बस रेडिएशन ही रेडिएशन भरा पड़ा था। ब्रह्मांड के शुरुआती दौर में विशुद्ध ऊर्जा का बोलबाला था, तो फिर ये मैटर वाले ब्रह्मांड के रूप में कैसे बदल गया? इस सवाल के जवाब के लिए हमें आइंस्टाइन और एक मशहूर इक्वेशन E = mc² की ओर मुड़ना होगा। आइंस्टाइन से पहले लोग कहा करते थे मैटर मैटर है, एनर्जी एनर्जी है, और ये दोनों कभी नहीं मिल सकते। लेकिन इसी दौरान आइंस्टाइन ने कहा ऐसा नहीं है, ये दोनों चीजें एक ही हैं। आइंस्टाइन समझ गए थे कि मैटर सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड ऊर्जा है, और इस चीज ने ब्रह्मांड की हमारी समझ को बदल कर रख दिया, और इसी के कारण हम जबरदस्त तबाही कर पाए। एनर्जी E से बन सकता है M मैटर, और इससे उल्टा भी हो सकता है। एक छोटा चम्मच मैटर भी सैकड़ों हाइड्रोजन बमों की ताकत पैदा करने के लिए काफी होगा। एटम बम मैटर को ऊर्जा में बदल देते हैं, जबकि बिग बैंग में एनर्जी यानी ऊर्जा बदल कर बनने लगी मैटर। लेकिन ये मैटर उस दुनिया जैसा नहीं था जिसमें हम आज रहते हैं। तो ये आदिम मैटर दिखता कैसा था? ये लॉन्ग आइलैंड पर मौजूद ब्रुक हेवन नेशनल लेबोरेटरी है, और यही है रिलेटिविस्टिक हेवी आयन कोलाइडर या रिक। यहाँ ये लोग उस मैटर की रचना करते हैं जिसने बिग बैंग के 1 सेकंड के 10 लाखवें हिस्से के बाद शुरुआती ब्रह्मांड को भर दिया था। आप RHIS को एक टाइम मशीन कह सकते हैं। हम ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं जो शुरुआती ब्रह्मांड में मौजूद थे, बिग बैंग के 1 माइक्रोसेकंड के बाद। रिक करीब 4 किलोमीटर लंबी गोल सुरंग में 1 सेकंड में 78,000 बार लगभग प्रकाश की गति से गोल्ड न्यूक्लियाई को फायर करता है। इसके बाद ये एक विशाल स्टार डिटेक्टर में इनकी टक्कर कराता है। जरा आमने सामने से टकराती 2 कारों के बारे में सोचिए, और फिर जो मलबा उड़ता है उसका विश्लेषण करके सोचिए कि कारें कैसी दिखती होंगी।
रिक में टीम यही कर रही है। ये लोग प्रोटॉन को आपस में टकराकर उसे बनाने वाले ब्लॉक ढूंढ रहे हैं। आप यहाँ जो भी टक्कर देख रहे हैं वो अलग अलग तरह की हैं। इनमें से कुछ टक्करों से ज्यादा ट्रैक बाहर आ रहे हैं। मुड़ी हुई लाइनें उन कणों को दिखाती है जो टक्करों से निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हर टक्कर से अलग अलग संख्या में कण निकलते हैं और ये बात इस बात पर निर्भर है कि टक्कर कितने जोर से हुई। माइक और उनकी टीम जो देख रही है वो दरअसल बेहद बुनियादी कणों की एक बौछार जैसा है। ये हैं क्वार्क्स। क्वार्क असल में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन ये क्वार्क को आजाद होने जितनी ऊर्जा दे देते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से आजाद होने के बाद ये क्वार्क एक दूसरे के साथ ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ हमारे डिटेक्टर में चले जाएंगे। लेकिन हमने एक ऐसा संपूर्ण तरल पाया जो पहले पृथ्वी पर ना कभी खोजा और ना नापा गया था। और एक खास बात यह है कि ये पानी से भी ज्यादा आसानी से बहता है और ये कमाल की बात थी। और रिक हमें दिखाता है कि बुनियादी कणों का यह परफेक्ट तरल बिग बैंग के बाद 1 सेकंड के 10 लाखवें हिस्से में उत्पन्न होता है, लेकिन ये ज्यादा समय तक चलता नहीं है। ब्रह्मांड फैलने के दौरान ठंडा होता है और स्ट्रॉन्ग फोर्स कहलाने वाली एक चीज अपनी मौजूदगी का एहसास कराती है। स्ट्रॉन्ग फोर्स की सबसे महत्वपूर्ण पहचान है आज नजर आने वाले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर क्वार्क का सिमटे होना। जब ब्रह्मांड का तापमान गिरकर 2 खरब डिग्री हो गया तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ने क्वार्क को 3 के समूह में जोड़ दिया, जिससे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम का निर्माण करने वाली चीजें बन गई। और तब ब्रह्मांड ने मौजूदा आकार लेना शुरू किया। लेकिन जब मैटर पूरे ब्रह्मांड में अपने वजूद में आ रहा था, तब भी किसी चीज की कमी थी। लेकिन न जाने क्यों इस मैटर का मास नहीं था। लेकिन आज के ब्रह्मांड में मौजूद मैटर का मास है। पृथ्वी पर हम इसे वजन के रूप में महसूस करते हैं। अंतरिक्ष में चीजें भारहीन लग सकती हैं, लेकिन फिर भी उनका मास होता है। अगर इस अंतरिक्ष यात्री का कोई मास नहीं होगा तो ये मुश्किल में पड़ जाएगा। अगर किसी चीज का कोई मास ही नहीं होगा तो आप इसकी रफ्तार को धीमी नहीं कर पाएंगे। बिना मास वाली कोई चीज प्रकाश की गति से चलेगी और इसे रोकने का कोई जरिया नहीं होगा। तो अगर कोई ब्रह्मांड मैटर से भरा होगा लेकिन इस मैटर का कोई मास नहीं होगा तो फिर ये ऐसा लगेगा जैसे रोशनी का कोई बड़ा सा गेंद हो। सबसे शुरुआती ब्रह्मांड का कोई मास नहीं था। शुरुआती कण उसमें प्रकाश की गति से उड़ते रहते थे। लेकिन आज हमारा ब्रह्मांड ऐसे ग्रहों और सितारों से भरा है जिनका मास है। तो आखिर ये मास आया कहां से? जाहिर है कि कोई ना कोई फील्ड ऐसा है जो पूरे ब्रह्मांड में दाखिल होता रहता है और अलग अलग बुनियादी कण इसके साथ अलग अलग तरीकों से इंटरैक्ट करते हैं। और फील्ड के साथ कणों का ये इंटरैक्शन ही कण को इसका वो गुण देते हैं जिसे हम मास कहते हैं। वैज्ञानिकों ने इसे पीटर हिग्स के नाम पर हिग्स फील्ड का नाम दिया। 1970 के दशक में इसके बारे में अपने विचार रखने वाले पहले वैज्ञानिकों में से वो एक थे। हिग्स फील्ड अदृश्य होता है, ये पूरे अंतरिक्ष में फैला होता है और इसके साथ एक बुनियादी कण होता है जिसे हिग्स बोसॉन कहते हैं। और जब सामान्य मैटर के कण फील्ड से होकर गुजरते हैं तो ये उनके साथ प्रतिक्रिया करता है। कोई चीज हिग्स फील्ड के साथ जितना ज्यादा इंटरैक्ट करती है उसका मास उतना ही बढ़ता जाता है। हिग्स फील्ड और हिग्स बोसॉन के बिना मास होगा ही नहीं। फील्ड एक शानदार आइडिया है, लेकिन क्या वाकई इसका वजूद है? इसे एक ही जगह खोजा जा सकता है, आज तक बनी सबसे बड़ी और सबसे उन्नत मशीन में। ये है सर्न में मौजूद लार्ज हेड्रन कोलाइडर, जो इन कैंडेला को उम्मीद है कि वो हिग्स बोसॉन को टकराकर ये साबित कर देंगे कि हिग्स फील्ड वाकई मौजूद है। तो जब अगला दरवाजा खुले तो मैं चाहूंगा कि कैमरामैन समेत सभी लोग आगे बढ़ें। सब लोग मेरे साथ आ जाएं। आ जाइए। हम जमीन में 90 मीटर यानी करीब 300 फुट की गहराई पर हैं, यानी 25 मंजिल नीचे। सिर्फ केबलों के लेआउट को डिजाइन करने के लिए ही कई साल का समय लग गया। यहाँ इतनी लंबी तारें हैं कि मॉस्को तक पहुंच जाए। अब हम डिटेक्टर की तरफ जा रहे हैं।
लीजिए, हम पहुंच गए। ये आपको जेम्स बॉन्ड की किसी फिल्म जैसा लगेगा, लेकिन ये असली है। LHC प्रोटॉन की 2 बीम्स को करीब 27 किलोमीटर लंबी कंक्रीट की सुरंग में फायर करता है और ये बीम